टांग पोशान, टांग पोशान। तुम्हारे हाथ पैर अभी भी सही हैं। टांग पोशान, क्या मैं तुम्हारा अपना बेटा हूं? अगर तुम नया बेटा चाहते हो तो सीधे कहो। कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करता। आज अगर मैं चालाक न होता तो गोंग वांजुन मेरे पैर तोड़ देता। वह बूढ़ा दुष्ट गोंग वांजुन शहर लौट आया है। आज मैं गोंग हवेली में उपद्रव कर रहा था। वह गोंग वांजुन अपने विश्वासपात्रों के साथ अचानक ही वापस आ गया। उसने मेरी टांग तोड़ने ही वाली थी। अरे यह देखो, वो 1000 युद्ध घोड़े बेकार घोड़े बन गए हैं। उसे पता चल गया। तुम्हें यह कहने में शर्म नहीं आती? पूरे 1000 युद्ध घोड़े, ठीक 1000 युद्ध घोड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इस मामले में धोखाधड़ी करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें दरबार का डर नहीं? हमारी जान ले लेगा। घबरा क्यों रहे हो? घबरा क्यों रहे हो? आओ 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 आओ। यह मामला अगर दरबार को पता भी चल गया तो न सिर्फ हमें मारेंगे बल्कि इसे ऐसे लेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर हुआ क्या है? तुझे क्या पता? तुम जानते हो उस समय पिताजी वसंत में राजधानी क्यों लौटे थे? अरे छोड़ो भी, तुम ही समझाओ भी तो तुम नहीं समझोगे। हमारे महान यू साम्राज्य के ये नए सम्राट, यह तो राजकुमार को मारकर सिंहासन पर बैठने जैसा है। राज्य का नाम बदल दिया और पिछले राजवंश के सभी अवशेषों को साफ कर दिया। सभी ने सोचा कि महाराज 3 मंत्रालयों और 6 विभागों के महत्वपूर्ण मंत्रियों को बदल देंगे। किसने सोचा था यह? बल्कि पिछले राजवंश के अभिजात वर्ग के लोग हैं। कुल 17 लोगों की उपाधि छीन ली गई। जब पिताजी पहली बार लो शहर आए थे, राजमहल से मिलने वाला वेतन सब सेना के साथियों की मदद में खर्च कर दिया। उस समय सेना में मेरे बारे में चर्चा होती थी। किसने मेरी प्रशंसा नहीं की? दिखते थे राक्षस पर था दिल इंसान का। अब पछतावा हो रहा है उस समय के फैसले पर। बस इसलिए उन लोगों ने रस्म विभाग में कहा कि मैं सेना से अभी भी जुड़ा हूं। शायद मेरे मन में गलत इरादे हैं। यह तुम कह रहे हो हमारा परिवार नए सम्राट को संदेहास्पद लगेगा और वह हमारी उपाधि वापस ले लेगा। अब तुम समझ गए पिताजी ने तुम्हें ऐसा क्यों किया, मरने जैसा काम करने को कहा। वो यह है, केवल स्वयं को दागदार करने से ही शांति मिल सकती है। हमारा परिवार पहले से ही राज परिवार से नहीं मिलता। तुम जितना अधिक मरने जैसा काम करोगे हमारा परिवार उतना ही सुरक्षित रहेगा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? नहीं तो आज मैं जरूर उससे मजाक करूंगा। राजपरिवार की बड़ी बेटी, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? दादाजी लौट आए हैं। इतनी छोटी उम्र में ही तुम बिल्कुल भी समझदार नहीं हो। तुम्हारी मां जैसी हो गई हो। पिताजी, मैं दक्षिण द्वार का यह सेनापति अपनी प्रतिष्ठा स्वयं नहीं गिराऊंगा। तुम हर महीने शादी के लिए लटकते हो। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? अगर हिम्मत है तो मां को डांटो। ठीक है ठीक है। गोद लेने वाले पिता सचमुच सफल हो गया। पिताजी घोड़े की नाल पहना सकते हैं? नहीं, घोड़े वास्तव में लोहे की नाल पहन सकते हैं। पहनने के बाद दौड़ना समतल जमीन पर चलने जैसा होगा। घोड़े की शक्ति बिल्कुल कम नहीं होगी। क्या यह सच है? चलो देखने चलते हैं। चलो चलते हैं। महाराज आजमाएं। चल। सचमुच काम करता है। देखो यह घोड़ा लोहे के जूते पहने हुए है। नहीं, घोड़े की नाल। वाह, सचमुच अद्भुत है। अगर हमारे सभी युद्ध घोड़ों के खुरों में यह नाल लग जाए तो दक्षिणी दरवाजे की घोड़ों की कमी दूर हो जाएगी।
कितना शानदार विचार है। भविष्य में ऐसी बातें मुंह से न निकालें। आपके पिता सैनिक हैं, उन बेकार लोगों की तरह नहीं, नीच पढ़े लिखे लोग। इस उम्र में तो किसी बात की परवाह है। श्रीमान तांग के कथनानुसार आपका विश्वास न हो तो न हो, अच्छे खासे शर्त क्यों लगा रहे हो? खुद अपने पालक पिता को पिता कहते हो। पालक पिता ने तांग यून को पालक बेटा बना लिया। मैं खुद तांग यून के साथ भाई की तरह व्यवहार करता हूं। अरे मैं अपने गोद लिए पिता को गोद लिया पिता कहता हूं और वह मुझे बड़े भाई कहकर बुलाते हैं। अच्छे और बुरे कर्म एक दूसरे को काट देते हैं। यह क्या बकवास है? चाहे वह तांग परिवार ही क्यों न हो, मुझे 1000 युद्ध घोड़े चुकाने होंगे। शायद आप भूल गए हैं, राजकुमार तांग जब जा रहे थे तब उन्होंने क्वेंचिंग प्रक्रिया का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि इससे घोड़े की नाल और मजबूत और टिकाऊ बन सकती है। मेरा सहायक कहाँ है? आप कहां जा रहे हैं? मिलने जा रहा हूं मेरे गोद लिए पिता से। बूढ़े पिताजी, हमें भी अपना दाग लगाना पड़ता है। गोंग वांजुन इतने बड़े अधिकारी हैं, क्या उन्हें भी दाग नहीं लगाना चाहिए? नहीं तो तुम क्या सोचते हो, गोंग परिवार में महीने में 2 बार मिलन, यह सब किस लिए हो रहा है? लेकिन अब जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है? बेकार की बातें मत पूछो। पिताजी पहाड़ के पीछे हैं। तेरे लिए बहुत सारी मुर्गियां, बत्तखें और सुअर खरीदे हैं। 3 मुसीबतों से बचना चाहता हूं। अब तू चिंता मुक्त होकर सुअर पाल। बड़ा आदमी बनने का सपना मत देखो। मैं तो एक यात्री हूं जो समय से आया है सुअर पालने। बुरी खबर है, बुरी खबर है। मालिक, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। गोंग वांजुन आ गया है। अपने अंगरक्षकों को भी साथ लाया है। लगता है यह मामला शुभ नहीं है। मुझे लगता है यह लड़ाई के घोड़ों के मामले की वजह से है। बहुत अच्छा आया। यह बूढ़ा हथियार लेने गया है, सीढ़ी लेने गया है। दीवार फांद कर भाग जाओ। रुको जरा। वह वह अचानक भाग गया। अब मैं क्या करूं? जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे लिए एक सीढ़ी ले आओ। अब देर हो गई। गोंग वांजुन पहले ही अंदर आ चुका है। तांग गोंगजी, यह सेनापति, यह बूढ़ा आदमी। आज मैं तुम्हारे तांग परिवार, पिता और पुत्र से मिलने आया हूं। इतनी देर क्यों हो रही है? दरवाजे पर स्वागत के लिए कोई नहीं आया। वह मेरे पिता भाग गए। नहीं, मेरे पिता अचानक गर्भाशय की ठंड से पीड़ित हो गए। शहर से बाहर चले गए, अपने गांव में इलाज कराने चले गए। अगर आप उनसे लड़ना चाहते हैं तो कृपया कतार में लग जाएं, किसी और दिन फिर आना। मेरा मतलब था तांग गोंगजी से मिलना है। मुझे ढूंढ रहे हो? यह महल वाली लड़ाई नहीं हुई। तांग महल में आकर मुझे पीटने लगे। इतना कठोर होने की क्या जरूरत है? सिर्फ इसलिए कि आज तुमने जो कुछ कहा, घोड़े की नाल बनाने की कला। ओह, तो यह बात थी। अगर मुझे याददाश्त ठीक है, आज राजमहल में तुम्हारे बाप ने कहा था मेरी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। दोनों टांगें। अभी फिर भी तुम्हें क्वेंचिंग तकनीक सौंपूं? क्या यह जरा सा? यह घोड़े की नाल वास्तव में असाधारण चीज है। सेना के घुड़सवारों के लिए काफी फायदेमंद है। मैं भी न्याय और अन्याय में फर्क समझता हूं। बस यह घोड़े की नाल एक बार पानी में डाल दो। मैं जरूर तुम्हारे तांग परिवार के लिए राजदरबार में तारीफ करूंगा, तारीफ करूंगा। अरे बूढ़े दुष्ट, तुम एहसान फरामोश हो क्या? तांग परिवार हमेशा अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करता है और तुम तांग परिवार के लिए मेरा श्रेय ले रहे हो। डर है कि नया सम्राट ध्यान न दे। हमारा तांग परिवार है ना, अगर सम्राट को लग गया तांग और गोंग परिवार
इतने अच्छे हैं कि एक ही पैंट साझा करते हैं, जैसे एक ही मोजा। फिर क्या करें? यह भी ठीक है, लेकिन एक बात अलग है। सेनापति जी, चलो एकांत में बात करते हैं। एक कदम मत कहो, मैं तुम्हें 7 कदम दूर ले जाता हूं। तुम तो मजाकिया हो। छोड़ो भी, तो मैं सीधी बात करता हूं। घोड़े की नाल हो या क्विंचिंग प्रक्रिया हो, मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम मेरे टैंग परिवार के लिए श्रेय नहीं ले सकते। यह क्यों है? हमारे तांग परिवार को जरूरत नहीं है। यश, तुम बस। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। इस लड़के ने ही यह खोजा है। अगर दरबार पुरस्कार देना चाहे तो उसे ही पुरस्कार दो। पिता, तुम आखिर मानते हो या नहीं इस गोद लिए पिता को? अगर तुम नहीं मानोगे तो बेटा मान लेगा। यह बूढ़ा दरबार में नहीं गया होता, नहीं सरकार को पता होता कि तुम्हारे पिता के लिए इतना छोटा सा खिताब क्यों। इतना डरते हो। पर यह भी सही है, वह पहले था, ऊंचे पद वाला आदमी था। सेनापति को पता होना चाहिए। लेकिन मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए, कुछ फायदा तो मिलना चाहिए। तो तुम क्या चाहते हो? मेरे पिता ने मुझे एक चरागाह उपहार में दिया है। मैं और तुम्हारी दक्षिणी सेना एक मांस खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करें। तुम्हारी दक्षिणी सेना का मांस अब से मैं मुहैया कराऊंगा। मांस की खरीदारी। अगर इतनी छोटी सी बात भी, अगर यह भी नहीं हो पाया तो फिर बात ही खत्म। ठीक है, एक बात पक्की, फिर उससे पीछा नहीं। अच्छा, कल दोपहर से पहले मैं किताब लेकर तुमसे मिलूंगा। दस्तखत करने के बाद मैं तुम्हें क्वेंचिंग तकनीक बताऊंगा। ठीक है। छोटे मालिक, कितनी मूर्खता है। यह घाटे का सौदा है। क्यों? क्योंकि सेना के पास मांस खरीदने के पैसे नहीं हैं। तुमने क्या कहा? जरा भी नहीं खाओगे। ज्यादा से ज्यादा अधिकारी वाले लोग खाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वे जंगली सुअर का मांस नहीं खाते। मांस सख्त और बहुत पतला होता है, और उसमें तेज दुर्गंध भी होती है। निगलना मुश्किल होता है। कट। मैं सोच रहा था कि क्या कारण है। तुम चरागाह पर आदमी भेजो, उन सभी सुअरों को बधिया कर दो। तो यह मैं, युवा मालिक, उन सभी बधिये सुअरों को मोटा ताजा पालूंगा और कमाऊंगा। फायदा हो गया। मुख्य सेवक ने कहा था, तांग परिवार का वह घुड़साल मूल रूप से एक चरागाह ही था। घोड़ों के अलावा ज्यादातर जंगली सुअर थे, लेकिन ये जंगली सुअर शायद ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। वह तांग पोशान कभी नुकसान नहीं उठाने वाला है। उसके बेटे तांग युन को देखो, वह भी ठीक उसी की तरह है। अगर तुम मुझसे पूछो तो शायद वह हमारी दक्षिणी सेना को ठगना चाहता है। यह सुअर मुश्किल से 400 सिक्कों का है, लेकिन यह अनुबंध बस यह एक ही जिल्द है। हमारी दक्षिणी सेना भविष्य में उनके तांग परिवार से ही खरीदेगी। राजदरबार ने हमारे सैनिक घर का पैसा रोक रखा है। दोस्तों, गुजारा करना मुश्किल है। इस सुअर के शरीर में 2 तोला मांस भी नहीं है। पैसे हो तो चावल खरीदना बेहतर है। अगर लोगों को पता चले कि मैं तुम्हारा पिता हूं, पैसा खर्च करना, सेना के लिए यह सुअर खरीदना। यह रीढ़ की हड्डी लोग तोड़ देंगे। यह घोड़े की नाल, कोई गलती बर्दाश्त नहीं। जब से मेरी बेटी को राजमहल में जादूगरनी का खिताब मिला है, मैंने कुछ पैसे बचाए हैं। इन पैसों से पहले जलाऊ लकड़ी और सुअर खरीदूंगा। पहले इस बैच को खरीद लेते हैं। सेना में नहीं खाएंगे वे लोग। जबरदस्ती खरीदना या बेचना भी तो ठीक नहीं है। हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही। जिनर, तू तो सच में बहुत समझदार है। हम कल ही इस किताब के अनुबंध को बदल देंगे। क्या यह राज परिवार की बड़ी कुमारी नहीं है? कुमार, ये है कुंभ परिवार की मुख्य पत्नी। बड़ी साहिबजादी तो एक बालिका है। कल की वरघोषणा तो वही थी न? वरघोषणा कुंभ परिवार की मुख्य पत्नी ने की थी। कुंभ परिवार की बड़ी साहिबजादी अविवाहित हैं। वह सबके सामने कैसे आ सकती हैं? तो वह तो सगाई हो चुकी है। उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके पति युद्ध में मारे गए। वह 16 साल से विधवा है। असल में वह युद्ध की विधवा है। वह तो लगभग 30 की है। लेकिन देखो,
वह 18 साल की लड़की जैसी दिखती है। श्रीमान तांग, इस बार आप यहाँ क्या पुस्तक के वादे के कारण आए हैं? नहीं, तो फिर क्या कारण है? यह कुत्ता काटता तो नहीं है ना? चिंता मत करो श्रीमान तांग, यह बहुत अच्छा है। स्नोफ्लेक बहुत चिपचिपा है, बस पता नहीं कि बर्तन से चिपकेगा या नहीं। वह क्या है? आते समय जल्दी में था, कोई उपहार तैयार नहीं किया, तुम्हारे लिए है। फिर वही पुरानी बात, क्या तुम सच में समझते हो मैंने कुछ देखा ही नहीं है? बड़ी मालकिन, आज का तुम्हारा पूरा दिन निश्चित ही बहुत थका देने वाला रहा होगा। चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। मैं थक क्यों जाऊंगी? तुम तो हमेशा मेरे दिल में रहते हो, पूरा दिन भागती रही, क्या थकान नहीं हो सकती? चलो चलें। बड़ी मालकिन, मैं तुम्हें क्वेंचिंग तकनीक दूंगा, लेकिन इस पुस्तक अनुबंध पर मांस की तारीख बदलनी होगी। 1 महीने बाद दिया जाएगा। राजकुमार तांग, मुर्गे के मांस की खरीदारी का मामला बेहतर है छोड़ दें। अगर राजकुमार को धन की आवश्यकता है तो एक रकम बता दीजिए, हम दक्षिणी सेना इसे भट्टी की कला खरीदना समझेंगे। मैं दक्षिणी सेना से नहीं जुड़ा, एक बार का सौदा करना है। कल मैंने कुछ लोगों से पता लगवाया, तुम्हारा टैंग परिवार का पशु फार्म हालांकि काफी बड़े इलाके में फैला है, लेकिन यह मुर्गे का मांस बहुत ही कम है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो राजकुमार तांग ने समय बढ़ाया ताकि वह बड़ी मात्रा में मुर्गे का मांस खरीद सके, ऊंची कीमत पर, और मेरी दक्षिणी सेना को बेच दे। हाँ या नहीं? तुम मुझे क्या समझते हो? यह मत सोचो कि तुम लो चेंग हो, सबसे सुंदर स्त्री, किसी पर भी आरोप लगा सकते हो। यह तो बहुत पुरानी बात है, आज के दिन मैं तो अब किसी की पत्नी हूं, पहले से भी ज्यादा सुंदर हूं। वह क्या है? यह मांस की आपूर्ति 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। यह बेहतर परिणाम के लिए है, ताकि सुअरों की गुणवत्ता बेहतर हो सके, और साथ ही शुरुआत में पूंजी निवेश की भी जरूरत है। इसलिए मैं पहले अग्रिम भुगतान लेना चाहता हूं, कुल कीमत का 50%। दो शो ने सही कहा था, तुम सिर्फ पैसे उड़ाने आए हो। तुम्हारा तांग परिवार हमेशा से ऐसा ही है। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने की शर्म भी नहीं आती। तुम्हारा गोम परिवार भी कुछ बेहतर नहीं है, अपनी खूबसूरती का घमंड है, छोटी लड़की जैसी लगती हो, अपनी बेटी के नाम पर रिश्ता ढूंढ रही हो। वहां बैठते ही मुझे सच में लगा तुम 18 साल की हो। तुमने मुझे लगभग बेवकूफ बना दिया। सच कहूं तो मैं सच में, क्या तुम ऐसा ही कह रहे हो? पक्का, बिल्कुल पक्का। आओ ऐसा करते हैं, हम लोग लंबा करार नहीं, 3 महीने का करार कर लें। 2 किश्तों में। मैं पिताजी से बात कर सकता हूं। देखते हैं। मैंने कहा था तुम बिल्कुल लड़की जैसी हो, और तुम्हारा स्वभाव भी लड़की जैसा ही है। हर छोटी बात पर तुम मुझसे पूछती हो। घर के सारे मामले ज्यादातर मेरी ही सुननी पड़ती है। सच में मुझे विश्वास नहीं होता। लाल पंखा, कागज और कलम ले आओ, अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। यह तो मैंने सोचा नहीं था, तुम तो एक छोटी सेठानी हो। बड़ी रानी जीवनदायिनी देवी हैं, हर महीने वेतन मिलता है। वह किसका घर है? परिवार में कितने लोग हैं? इतना बत्तख खाने का शौक है। लियू परिवार पहले सैन्य उपकरण विभाग के उपप्रमुख थे, अब सेवानिवृत्त होकर गांव लौट आए हैं। मालिक के घर में बस 50 से ज्यादा नौकर हैं, लेकिन वह लियू मास्टर बत्तख की जीभ की नोक बहुत पसंद है। सिर्फ एक प्लेट बत्तख की जीभ की नोक
इसके लिए सैकड़ों बत्तखों की जरूरत होती है। मैंने इसके बारे में सुना है। क्या वह वही है? अपने छोटे भाई के लिए संपर्क बनाने के लिए बहन पर निर्भर रहकर रात रात बड़े बड़े महलों में आना जाना, सुबह होने तक ही रुके, रात को जिसे साफ किया गया था, वांग वांग स्नो केक जैसा दिखने वाला लियो परिवार। हाँ, एक अच्छी बहन है तुम्हारे पास, ईर्ष्या भी नहीं कर सकते। चलो चलें, चरागाह पर चलकर देखते हैं। ठीक है। तुम जानते हो मैं कौन हूं। उसकी तरफ से बोलने की हिम्मत करते हो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। मेरे चेन परिवार का अपमान करने की हिम्मत, समझा दूंगा तुम्हें, यकीन है। कुमार जी नमस्कार। यह क्या मामला है? कुमार जी सुनिए, श्रीमान चेन हैं। यह पता चला कि कुमारी गोंग को पतंगे पसंद हैं, इसलिए एक पतंग बनवाई गई। वह हर दिन उनके साथ खेलते रहे। आज हमारे चरागाह के बाहर पतंग उड़ा रहे हैं। मिस्टर चेन, वही छोटा मोटा चेन याओरान। हाँ, शादी का प्रस्ताव असफल रहा, फिर भी मन नहीं भरा। यह तो बस एक पतंग है, इतने लोग क्यों जमा हैं? झगड़ा हो गया है। आज नौनियान सुअर बधिया करने आई थी। वह मिस्टर चेन सीधे आकर गालियां देने लगा। उसने कहा कि हम पागल हैं, और उसने नौनियान पर हाथ भी उठाया। बधिया तो सुअर का हुआ था, उसके बाप का नहीं। उसे इसमें क्या मतलब? मिस गोंग ने कहा, हम छोटे जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वह मिस्टर चेन मिस गोंग के लिए न्याय की मांग करने लगा। क्या चाटू है? चलो देखते हैं। ठीक है युवा मालिक। रुको, बाद में किसी से पता लगवाना, चेन याओरान के अलावा, और वह भी जो शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, वेनान राजकुमार का बेटा। क्या वह भी शहर में रुका हुआ है? चला नहीं गया? जी युवराज। चलो चलो देखते हैं। हमारे तांग घराने के घुड़साल तक भागे आए, फिर भी इतना घमंड दिखा रहे हो। तुम्हारा गोंग घराना हद से ज्यादा सताता है। लिंगजू, तांग युवराज से मिलिए। तांग युवराज का नाम सुनते आया हूं। खलनायक इतनी शिष्ट कैसे हो सकती है? तांग यून ने बड़ी साहिबजादी को नमस्कार किया। तांग कुंवर, फिर मुलाकात हो गई। क्या आप मुझे याद रखते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? तुम हो कौन? कोई आश्चर्य नहीं कि पूरा शहर तांग परिवार को कोसता है। इतनी अशिष्टता, फिर भी यह एक कुलीन परिवार है। तुम हो कौन? मेरे आदमी को चोट पहुंचाने की हिम्मत, तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? दफा हो जाओ, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। अरे तुम इस काउंटी के बेटे, तुमने मेरा अपमान किया, यह तो ठीक है। तुमने राजपरिवार की बड़ी बेटी का भी अपमान करने की हिम्मत की। बहुत शत्रुता बटोरने में माहिर हो। राजकुमारी घूमने आना चाहती हैं, मैं स्वयं साथ दूंगा। जितना चाहे उतना घूम सकती हैं। और तुम्हारी बात करें, मैंने अभी कहा, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। निकल जाओ। क्या तू फिर से कहना चाहता है? मेरे पिता तो अमुक अमुक के प्रशासक हैं। तू मुझे अपमानित करने की हिम्मत करता है। मैं क्या तुम फिर से यही कहना चाहते हो? मेरे दादाजी तो राजधानी के प्रसिद्ध न्यायाधीश हैं। यह महाशय, कैसा महाशय? कौन सा महाशय? यह तो हमारे टैंग परिवार की उपाधि वाली जागीर है। क्या मैंने तुम्हें अंदर आने की अनुमति दी थी? अपनी सुअर जैसी शक्ल भी देखो, ठीक वैसे ही जैसे मेरे खेत में पलने वाला सुअर। तुम जैसे आदमी को राजपरिवार की बेटी का दिल जीतने की इच्छा, मेंढक सारस का मांस खाना चाहता है। अपनी औकात भी देख लो। एक छोटे खानदान के वंशज होकर मेरे चेन परिवार को चुनौती देते हो। यह बात मैं चेन याओरान कभी नहीं भूलूंगा। यह बात मैं चेन याओरान कभी नहीं भूलूंगा। तुम जैसे लड़के को गर्लफ्रेंड कैसे मिलेगी? दूसरों के मामले में दखल देते हो और आम लोगों को मारते हो। हर किसी से कहते फिरते हो कि मेरे पिता कौन हैं, मेरे दादा कौन हैं। अगर मैं लड़की होती तो मैं अपनी चुदाई सिल लेती, पर तुम्हारे इस गंदे हाथ को नहीं देती। इसका क्या मतलब है? तुम अभी छोटी हो, बाद में तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं कहोगी तो मत कहो, बाद में पछताना मत। कुमारी गोंग क्रोधित न हो, यह मामला जरूर तुम्हारा बदला लूंगा। जिसे तुमने मारा, तुमने मेरी तरफ से बदला क्यों लिया? यह तो तांग परिवार के लोग हैं।
उन्होंने पहले ही सारी हदें पार कर दी थीं। हाँ, तुम बहुत दुष्ट हो। चाई जू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उस पर इतना क्रूर अत्याचार क्यों किया? सचमुच मां और बेटी एक जैसी हैं। बुद्धिमत्ता तो आनुवंशिक होती है, कभी ऊंची कभी नीची। व्यावसायिक गोपनीयता, कोई टिप्पणी नहीं। तो फिर तुम चाइजू को परेशान नहीं करोगे? तो खरीद लो। अगर तुम्हें चाइजू के साथ बुरा बर्ताव देखकर बुरा लगता है तो उसे खरीदकर घर ले जाओ। वह गरीब है। क्या तुम चाटू कुत्ते नहीं हो? शादी का प्रस्ताव भी देना चाहते हो पर पैसे खर्च करने से डरते हो। बिना पैसे के माल कमाना है। इस समय तुम्हें यह कहना चाहिए, यह सब मेरे ऊपर है। फिर चांदी के नोट निकालो, खूबसूरत लड़की का दिल जीतो। हाँ, सब कुछ मैं संभालूंगा। कितने का है? 20 ग्वान प्रति भैंस। यहां कुल 50 भैंसें हैं। तुम्हारे लिए 1000 ग्वान कर देते हैं। युवराज और राज परिवार का करार था सिर्फ 400 वेन प्रति भैंस। इससे कीमत 60 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। क्या तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं समझता? मुझ जैसे शहजादे को ठगने की कोशिश अगले जन्म में शायद। यह लो 500 गोल्ड कॉइन। इन सबको तुरंत यहां से हटा लो। ये काफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे घाटा हुआ है, मैं चुकाऊंगा। कितने अच्छे इंसान हो। दिमाग तो है सच में, बस ज्यादा नहीं। आओ। छोटे साहब, यह क्या कर रहे हो? 100 ग्वान निकालो, नौनी को दे दो। यह पिटाई हम बेकार में नहीं सहेंगे। बचा हुआ पैसा चेन याओरान के कोचमैन को रिश्वत देने में लगा। उसे देने से क्या फायदा? चेन याओरान तो लो शहर का रहने वाला है ही नहीं। उसे ये सुअर चाहिए, फिर भी कोई फायदा नहीं। आखिरकार फिर भी मिस गोंग की इच्छा माननी होगी। उन्हें छोड़ दो। जब समय आएगा कुछ इंतजाम करो। 15 सिक्के प्रति सुअर फिर से खरीद लो। बचा हुआ उसे मुंह बंद करने के लिए दे दो। ऐसा भी हो सकता है। क्या वह मान जाएगा? तुम कहते हो एक बड़े बेटे को उसे लकड़ी और सुअर की कीमत नहीं पता। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। यह सेवक कैसे नहीं जानता होगा? अभी अभी जब उसने याद नहीं दिलाया तो साफ है कि वह हमारे साथ नहीं है। समझ गया, युवराज ही तो हैं। चापलूसी मत करो। और सुनो, रोज किसी को जंगली सुअर चराने भेजो। डेटा रिकॉर्ड करो। यह सुअर किस जगह की घास पसंद करता है और उसकी दिनचर्या भी। सब कुछ नोट कर लो। याद रखा? जी युवराज। युवराज, पूरी तरह से पता लगा लिया है। सिर्फ वह चेन याओरान ही नहीं, लो शहर से नहीं गए हैं। यहां तक कि वेनान राजकुमार का बेटा जू जीसुंग भी लो शहर से नहीं गया है। अभी भी शहर में ही है। दिलचस्प है, ये दोनों स्पष्ट रूप से विवाह का प्रस्ताव लेकर नहीं आए हैं। कोई और मकसद है। लेकिन यह लो शहर, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो उन्हें आकर्षित कर सकता है? युवराज, यह बात मुझे पता है। तुम जानते हो और मुझे नहीं बताते। युवराज क्रोध शांत करें। मैं भी अभी अभी चेन याओरान के सारथी से पता चला। यह आखिर हुआ क्या है? यह मामला वास्तव में गोंग परिवार से जुड़ा है। दरबार में बेटियों को उपाधि विरासत में लेने की अनुमति नहीं है और न ही दामाद को विरासत लेने दिया जाता है। लेकिन अगर दामाद का पुत्र हो जाए तो। यह गोंग फांगजुन एक महान शिल्पकार है। यह कोई उच्च कुलीन नहीं है। यह सैन्य पद वंशजों को विरासत में भी नहीं मिल सकता। लेकिन अगर यह उपाधि होती, यहां राजदरबार में राजघराने को उपाधि दी जाती और वह भी गोंगगुओ की। इस राजवंश में केवल 8 गोंगगुओ हैं जो कभी नहीं बदले। एक महीने पहले राजधानी के ईगुओ गोंग में बीमारी पकड़ी। उनके दिन अब गिने चुने हैं। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं और चेन परिवार उनमें से एक है। अब समझ आया। युवा मालिक, उस सारथी ने यह भी कहा, चेन याओरान हमारे तांग परिवार पर हमला करने वाला है। इसका क्या मतलब है? एक बार उसका गोंग परिवार से विवाह सफल हो गया तो वह निश्चित रूप से लो शहर को उनका मुख्य केंद्र बना देगा। उस समय शहर में किसी अन्य कुलीन की अनुमति नहीं होगी। ठीक है। यह शादी मैं तांग युन
सबसे पहले मैं मंजूर नहीं करूंगा। तुम लोग पालस जू जाओ। मैं उसकी मां को जाता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मां, मां, मैं वापस आ गया हूं। फिर वो चैन कुमार शहर के बाहर पतंग उड़ाने चला गया। आज बेटी बहुत खुश है, बहुत सारे प्राणियों की जान बचाई। हाल ही में राजधानी में कुछ घटनाएं हुई हैं। लोग शहर से संबंधित हैं और हमारे गोंड परिवार से भी जुड़ी हैं। ये दिन शांतिपूर्ण नहीं रहने वाले हैं। कल से जब भी तुम शहर से बाहर जाओ, तुम्हें कप्तान मां के साथ रहना होगा, समझ गए? ठीक है। मां सबसे वफादार है। हर बार जब मैं रिश्ते की तलाश में होती हूँ, वह हमेशा डरता है कि कम लोग आएंगे। मेरी इज्जत उड़ाकर सिर्फ गिनती पूरी करने आया है। वह तुम्हारी शर्मिंदगी से डरता है। वह यहाँ मुफ्त खाने पीने आया है और मजा लेने भी। पूरे शरीर से पसीना बह गया। बेटी जाकर नहा धो ले। बड़ी रानी ने पूरी जानकारी ले ली है। वेईनान राजवंश के राजकुमार महोदय अभी भी शहर में हैं। अभी तक नहीं गया है। उत्तर क्षेत्र से कोई खबर है? उत्तरी सेना को अभी पता नहीं है, लेकिन वेईनान राजघराने ने कई सालों से व्यापारिक कारवां सीमा पर भेजे हैं, घास के मैदान के लोगों के साथ घोड़ों का व्यापार करने के लिए। अगर सिर्फ इतनी ही बात है, तो यह वेईनान राजभवन इतना डरा हुआ क्यों होता? अभी तक पता नहीं क्या सच है क्या झूठ। घास के मैदान वालों ने कहा घोड़े बेचने नहीं आए थे, बल्कि 6 महीने पहले कारवां ने तैयार लोहे के सामान की एक खेप भेजी थी। शायद कवच और तलवारें थीं। इतना साहसी। दरबार को पता चल गया है। शायद पता चल ही गया होगा, नहीं तो वह इतनी दूर से विवाह का प्रस्ताव लेकर नहीं आता। अच्छा, ऐसी बात है। जब बात इतनी आगे बढ़ ही गई है, तो चलो पहले भोजन कर लेते हैं। बहुत अच्छा। अभी 15 दिन और फिर मोटे ताजे होकर तौलने लायक हो जाएंगे। और भी बढ़ सकता है। यह दक्षिणी सेना को देने के लिए काफी है। आदेश दे दो। सुअर पालन का डेटा तुरंत दर्ज करो। किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देखने दो। ठीक है युवराज, मैं उन्हें जल्द ही बता दूंगा। युवराज, यह चेन याओरान अभी भी हर सुबह राजभवन जाता है, लेकिन पहले कुछ दिनों जैसा नहीं है। हर दिन गोंग लिंगजू से मिल सकता था, आज फिर दरवाजा बंद मिला। दोपहर को फिर कचहरी गया, जिलाधिकारी से मिला। लियू शू, जिलाधिकारी से मिलने जाना। यह लिस्ट टॉप करने वाला दादा जब पहली बार लो शहर आया था तभी गया था। अब फिर जा रहा हूं, अब फिर से जा रहा हूं। क्या वह बहुत बार जाता है? बार तो बार है, लेकिन सुन रखा है कि अधिकारी कहते हैं। पहले तो गवर्नर मिल लेता था, अब बार बार जाने से तंग आ गया है। अब बहाने बनाकर मिलने से कतराता है। इतनी बार बार लोगों से जुड़ना, यह तो लो शहर में जड़े जमाने की तैयारी है। नींद तो डालनी होगी। मेरे पिताजी को आधे महीने से ज्यादा हो गए, वे अभी तक क्यों नहीं लौटे? हर साल ऐसा ही होता है। साल के अंत में दरबार की राजस्व मंत्रालय सीमा पर जाकर हथियारों के हिसाब की जांच करेगी। वे अधिकारी जगह पर पहुंचकर सिर्फ हिसाब ही नहीं चेक करेंगे, बल्कि नामी लोगों को भी परेशान करेंगे। मालिक कहते हैं आंख न देखे तो दिल न सताए। जब राजकोष विभाग के लोग चले जाएंगे तो वे वापस आ जाएंगे। चलो अब सरकारी दफ्तर देखने चलें। देखते हैं क्या मूर्ख औरतों को बेवकूफ बना सकते हैं और कीमत बढ़वा सकते हैं। महारानी, महारानी, क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? महारानी, क्या आपके कान बंद हैं? सुन रही हूं, सुन रही हूं। आप जो कहेंगी। मैंने अभी क्या कहा? आपने कहा पुस्तक अनुबंध चारा, चारे के बारे में। जब तुमने अभी पुस्तक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की बात कही थी, तुम बहुत कम चारा खाते हो। बाड़े से बाहर आने के बाद सिर्फ वजन के हिसाब से बेचा जा सकता है। हाँ? फीड का मतलब क्या है? क्या यह फीड की बात है?
अभी जो कहा था तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यह दीदी आमतौर पर ऐसी ही है क्या? हाँ, रोज की यही हरकत है। ठीक है, फिर से समझाता हूं। यह सुअर है न, यह पहले वालों से अलग है, इसलिए मुझे लगता है कि इसे किलो के भाव से बेचना चाहिए। अरे नहीं दीदी, मैं आपसे गंभीर बात कर रहा हूं। क्या तुम्हारा जन्म ऑपरेशन से हुआ था? एनेस्थीसिया दिमाग तक चला गया, अब तक तुम ठीक नहीं हुए। क्या तुम मेरा सम्मान कर सकती हो? तुमने कहा तो कह दिया, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? मैं सुन रहा हूं। तुम तो जम्हाई लेने लगे। तुमने गलत देखा। तुम यह सब छोड़ो। अब मैं समझ गया। मतलब तुम यहां मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तुम्हारा गोंग परिवार क्या यह तय नहीं कर रहा है इस सौदे पर बात करने के लिए? राजकुमार तांग, गलत समझ गए। मैं आमतौर पर पर्याप्त आराम नहीं मिलता, बस इतना ही है। महारानी जी ने ठीक कहा। कल रात महल के जरूरी काम में व्यस्त था, देर से सोया। हाँ, बिल्कुल यही बात है। आज घंटी। फिर कोई मजाकिया बात नहीं बताई। मुझे उठाने के लिए मनाओ। तुम सच में कमाल हो, बेटी से तुम्हें उठवाओ। तुम 90 के दशक में पैदा हुए हो ना, वरना तुम मुझे कोई मजेदार बात सुनाओ तो मेरी नींद उड़ जाएगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाता हूं। चुटकुला सुनाने के बाद हम अनुबंध पर बात करेंगे और पूरी तरह विकसित सुअरों की आपूर्ति का मामला भी। अब ध्यान भटकाना बंद करो। वह कौन था? चेन याओरान, वही गोलम तो लड़का, याद है क्या? हाल ही में वह अक्सर तुम्हारे गोंग परिवार आता है। बड़ी लड़की को साथ लेकर शहर से बाहर घूमने जाता है ना। मेरी राय में तो बड़ी मालकिन, तुम उस मोटे लड़के को किसी भी हालत में मौका मत देना फायदा उठाने का। कहीं ऐसा न हो कि वह मोटा सफल हो जाए, आगे से बड़ी कुमारी का जीवन दुखी हो जाएगा। राजकुमार तांग, आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मोटा लड़का बहुत ध्यान रखता है। सही कहा। राजकुमार चेन लोगों के साथ उदार हैं। वास्तव में कहा जा सकता है एक ध्यान रखने वाला और कोमल व्यक्ति। अरे नहीं, वह तो एक भालू जैसा मोटा हो गया है। अगर वह वाकई ध्यान रखने वाला होता तो उसकी देखभाल बहुत सूक्ष्म होती। हर छोटी बात का ध्यान रखना, बारीकियों तक। ठीक है, फिर से एक और बताओ ना। मैं यहां आपसे गंभीर बात करने आया हूं, मजाक सुनाने नहीं आया हूं। फिर से एक कहो। बड़ी रानी, जिला शहर के पुत्र चेन याओरान श्रीमान चेन ने मिलने की प्रार्थना की है। तो यह वही है, वही जो इतना ध्यान रखता है, कुंवर चेन। उसे बताओ लिंगडांग आज अस्वस्थ हैं, उनसे मिलना उचित नहीं। लेकिन मिस्टर चेन कहते हैं आपसे मिलने की जरूरी बात है। अगर आप नहीं मिलेंगे तो वे यहीं बाहर खड़े रहेंगे। उसे अंदर आने दो। हाँ, छात्र चेन याओरान वैद्य जी से मिला है। हेलो बड़े भैया, कृपया बैठिए चेन कुमार। दोपहर होने वाली है। पता नहीं चेन कुमार इस बार आने का क्या कारण है। वो पहले वाली भोली बहन कहाँ गई? यह अचानक कैसे हुआ? आप तो महानिदेशक बन गई हैं। मैं साहस करके आपसे विनती करता हूं महोदया, कृपया इस छात्र के साथ थोड़ी चर्चा करने की अनुमति दें। लेकिन यह मामला बहुत गंभीर है, शायद बाहरी लोगों के सामने चर्चा करना उचित नहीं होगा। श्रीमान चेन, मैं गोंग परिवार से हूं। हालांकि मैं एक सेनापति के वंश से हूं, लेकिन मैं शिष्टाचार भी जानता हूं। आप यहां आए हैं और कहते हैं कि महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करनी है, लेकिन आपके बाद आने की वजह से दूसरों को हटना पड़ा। अगर यह बात फैल गई तो मेरे गोंग परिवार की दूसरे लोग ऐसा कहते हैं हमारे यहां मेहमानों के लिए कोई सत्कार नहीं है। बड़ी माताजी का उपदेश सही है। इस विद्यार्थी ने गलत बोल दिया। वाह, यह तो बहुत बड़ा अंतर है।
अगर मैंने सावधानी न बरती होती, तुम्हारे तांग परिवार की जांच की, तो मुझे पता ही न चलता तुम्हारे तांग परिवार के बारे में। यह आश्चर्यजनक है कि गोंग परिवार के साथ व्यापारिक लेनदेन था। यह उम्मीद नहीं थी। टैंग परिवार और गोंग परिवार के रिश्ते सब नाटक था। टैंग परिवार ही मेरी असली बाधा है। लेकिन तुम्हारे टैंग और गोंग परिवारों के गंदे राज फिर भी मेरे हाथ लग गए हैं। बाहर सबने गोंग जिनर की हंसी सुनी, लेकिन अब मुझे ठंडी नजरों से देखती हैं। श्रीमान तांग, इस विद्यार्थी का एक जरूरी काम है। नहीं, मुझे बड़ी माताजी से एक गोपनीय बात चर्चा करनी है। अगर आपका भी कोई जरूरी काम है तो महारानी से बात करना ही उचित होगा। यदि कोई अत्यावश्यक कार्य नहीं है तो कृपया कुछ देर के लिए दूर रहें। श्रीमान चेंग, क्योंकि आपके पास महत्वपूर्ण विचार विमर्श है, तो कृपया श्रीमान तांग फूलों के कक्ष में कुछ क्षण प्रतीक्षा करें। ठीक है। महारानी, क्या आपने सुना है? वित्त मंत्रालय ने लोग भेजने हैं सैन्य उपकरणों के लेखा की छानबीन करने। बेशक मुझे पता है, हर साल ऐसा ही होता है। श्रीमान चेंग, बस इसी मामले के लिए मैंने अभी एक पत्र प्राप्त किया है। जो आया है वह वित्त मंत्रालय का उपमंत्री है, वेन जोंगबो महोदय। वेन, यदि सैन्य उपकरणों की जांच की बात है, विन महोदय को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। इस विद्यार्थी के विचार से विन महोदय, यह मार्शल साहब के लिए राजकुमार का पद प्राप्त करने के मामले के बारे में है। श्रीमान चेंग, आप वाकई हर खबर रखते हैं। मेरा गोंग परिवार बस 3 दिन पहले ही इस खबर को प्राप्त किया था। यदि यह महाराज के अपने हाथ का लिखा न होता। पिताजी, मुझे लगा था किसी ने मजाक किया है। महाराज ने स्वयं लोचेंग के नाम पत्र लिखा। यह गोंग परिवार वाकई उड़ान भरने वाला है। तुम हर बात पर यकीन कर लेते हो। इस भेड़िया दिमाग के साथ मेरी बेटी को बहकाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। बड़ी रानी जी बधाई हो, सेनापति जी बधाई हो। गोंग परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा है, सीमा की रक्षा करता आया है। उनके युद्ध कौशल प्रसिद्ध हैं। तुम क्या कह रहे हो? यही बात है। यह उससे जुड़ा हुआ है। छात्र को अभी खबर मिली है। राजस्व मंत्रालय के उपमंत्री वेन जोंगबो। डर है कि आगंतुक मित्रवत नहीं है। महोदया, सच कहूं तो मेरे पिताजी कई दिनों से राजधानी में पूछताछ कर रहे हैं। यह दरबार लगता है वह नहीं चाहती। राजमहल में सेनापति को राज्य का उच्च पद दिया गया है, सिवाय इसके कि सेनापति अपना सैन्य पद छोड़ दें। मेरा परिवार योद्धाओं का परिवार है, न कि पीढ़ियों से अमीरों का। क्या मेरे पिता वास्तव में उस उच्च पद के लिए अपना पद छोड़ देते? दक्षिणी सेना के सेनापति का पद। छात्र गोंग परिवार का सम्मान करते हैं। वे गोंग परिवार की युद्ध उपलब्धियों और प्रतिष्ठा से भी परिचित हैं। सेना में उनकी प्रतिष्ठा अद्वितीय है। लेकिन अगर छोटी चीजों के कारण बड़ा नुकसान हो तो शायद यह लाभदायक नहीं होगा। छोटी चीजों के कारण बड़ा नुकसान, इसका क्या मतलब है? मैंने सुना है कि काउंटी बैरन के मन परिवार में श्रीमन हैं। लगता है कि आपने बड़ी मालकिन के साथ एक लिखित समझौता किया है सेना के मांस की आपूर्ति के लिए। बड़ी मालकिन, कृपया गलत मत समझिए। यह विद्यार्थी नहीं है जो ऐसे निजी मामलों की जांच कर रहा है। बल्कि कुछ दिन पहले जब मैं बड़ी साहिबजादी के साथ शहर से बाहर घूमने गया था तो बड़ी साहिबजादी ने अनजाने में इसका जिक्र किया था। यह बात तो सच है। तुम्हारा मतलब है कि यह वेन जोंगबो इस मामले को बड़ा बना देगा। सावधानी हमेशा काम आती है। श्रीमान चेन, आपका दिल बहुत बड़ा है। श्रीमान चेन, सच में यह तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। आपकी बात में दम है। आज श्रीमान तांग इस बार यहां आए हैं। उनकी बात यही है। मेरे गोंग परिवार ने उन्हें मना कर दिया है। महारानी, आप बहुत दूरदर्शी हैं। पहले तुम दोनों का संपर्क तोड़ो। देखता हूं तुम्हारा तांग परिवार अब और कैसे उछलता है। ठीक है, किसी और दिन जब भी फुर्सत मिले फिर आना लिंगजू के साथ घूमने। लिंग डेंग को बता देना, आगे चलकर उसे कभी भी चेन गोंगजी से मिलने न देना। जी, मेरा गोंग परिवार हालांकि वेन जोंगबो से निजी दुश्मनी गहरी है,
लेकिन यह सिर्फ निजी मामला है। वेन जोंगबो, दुनिया में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है, लेकिन दरबार के भीतर दुर्लभ हैं वो ईमानदार मंत्री जो जनता के लिए आवाज उठाते हैं। यह बात चेन साहब के मुंह से बदल गई है। उस दुष्ट मन वाले, बेईमान और हर तरह के हथकंडे अपनाने वाले नीच व्यक्ति जैसी। बड़ी माताजी, आप ठीक कहती हैं। चेन परिवार राजधानी में, लेकिन वेन जोंगबो का बहुत सम्मान करते हैं। आपके यहां आकर मैं एक नीच व्यक्ति बन गया हूं। मैं चेन परिवार से दोस्ती करने का इरादा ही नहीं रखता था। जो उसने कहा, उसमें कुछ तर्क भी है। यह वेन जोंगबो, अगर उसे पता चला हमने तांग परिवार के साथ अनुबंध किया है। शुआई मास्टर ने कहा था केवल एक किश्त के लिए, लेकिन अनुबंध में 3 किश्तें लिखी हैं। सच्चाई बता देनी चाहिए। बस कह दो। शुआई मास्टर ने अपना वादा तोड़ दिया। हाँ, ठीक है, यही करते हैं। तुम तांग बाबू को ढूंढो, कहना सिर्फ एक किश्त खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा 200 की संख्या। याद रखना, उनसे साफ कह देना कि यह राज परिवार की खरीदारी है, न कि दक्षिणी सेना की। गोंग परिवार ने खरीदने के बाद सेना में भेजने के लिए नहीं था, लोगों का दिल जीतने के लिए, बल्कि खर्चों में सहायता के लिए था। याद रखना, किसी को कोई अवसर न देना। ठीक है, अभी जाता हूं। नहीं, तुम्हारा परिवार ऐसा कैसे कर सकता है? क्या हमने तय नहीं किया था? अच्छा अच्छा अच्छा। छोटे मालिक, तो क्या परिवार ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है? हमने इतने सुअर पाले हैं, अब क्या करेंगे? छोटे भी पूरे नहीं खा सकते। खाओगे कुछ भी नहीं। वो सुअर मैंने इतने मोटे पाले हैं। क्या मैं डरता हूं कि बिकेंगे नहीं? एक दिन ऐसा आएगा, उसका गोंग परिवार पछताएगा। मैं तो। चुप रहो, शोर मत करो, खामोश। गोलू मोलू अभी तक गया नहीं। तांग कहने वाले, मैं फिर एक बार कहता हूं, और आखिरी बार, आज के बाद मेरे परिवार से दूर रहना, नहीं तो यह युवराज तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देगा। वाह, युवराज की यह बात अच्छे से याद रखना। वाह, मैं जो कह रहा हूं तुम समझ गए न? वाह, तुम क्या वाह वाह कर रहे हो? यह मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। तुम्हारा टैंग परिवार ऊंची शाखा पकड़ना चाहता है। ऊंची शाखा कौन है? हम जानते बूझते भी अनजान बनते हो। सेनापति महोदय को राज्य का उच्च पद मिलने वाला है। तुम्हें पता है? पता तो है। बड़ी मालकिन ने पहले ही बता दिया था। क्यों? क्या तुम्हें आपत्ति है? बड़ी मालकिन ने खुद तुमसे कहा था। तांग परिवार का लड़का, तुम्हारा तांग परिवार सेना को मांस की आपूर्ति करना चाहता है। सेना के शस्त्रागार को ठगना चाहते हो। सैनिकों के पैसे ठगना चाहते हो। केवल यह एक मामला ही। जब भेद खुल जाएगा, तुम्हारे तांग परिवार की खाल भी उतर जाएगी। अब तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथ में है। मैंने सोचा तुम्हारे पास कोई राज है, बस इतना ही, और तुमने युद्ध के घोड़ों की तस्करी की है। इसकी सजा सिर कलम है। आगे मुझ जैसे श्रीमंत को देखकर दूर रहो, और राज परिवार से भी दूर रहो, वरना मैं तुम्हारे पूरे तांग परिवार को मिटा दूंगा। वाह, तुम। हाँ। इस बीच सिर्फ सुअरों से निपटा, उसे सबक सिखाना भूल गया। कैसे निपटें? इस मोटे लड़के पर नजर रखने के लिए किसी को ढूंढो। उसकी दिनचर्या और यात्राएं, रोज कितने लोग लेकर आता है, कहां गया, सब कुछ मेरे लिए लिखकर रखो। और उसका वह साइज, उसे मेरे सामने लाने का तरीका ढूंढो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ? युवराज, यह आदमी अच्छा इंसान नहीं लगता। अगर आप लो शहर पर कब्जा करना चाहते हैं, तो इस शख्स को खत्म करना ही होगा। तांग परिवार, उन्हें हटाना ही होगा। समझ गया। पहले लुओचेंग के अधिकारियों को बताओ। वह सेना के लिए मांस की आपूर्ति का बहाना बनाना चाहता है, अपनी जेब भरने के लिए। तब गोंग परिवार निश्चित रूप से उसे पूरी तरह त्याग देगा। जब वेन जोंगबो लुओचेंग पहुंच जाएंगे, तब इस वित्त मंत्रालय के उपमंत्री को बुलाएंगे
और उन्हें बताएंगे कि टैंग परिवार का टैंग पोषण नकली सामान बेच रहा है। उस समय टैंग परिवार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। यह बर्फ गिर रही है। उस दिन से भी बड़ा है जब मैंने निर्दोष होने का दावा किया था। युवराज, अभी पूरे लो शहर में हमारे तांग परिवार के बारे में अफवाहें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मूल रूप से सभी जानते हैं कि युवराज ने गोंग परिवार के साथ एक लिखित समझौता किया है। सेना को लकड़ी और सुअर बेचने के लिए अधिक मुनाफा कमाना, अपनी जेब भरना। कुछ लोग यह भी कहते हैं वह गोंग परिवार की मुख्य पत्नी आपके बहकावे में आकर हस्ताक्षर कर दिए। पूरा गोंग परिवार एक भी व्यक्ति खंडन करने नहीं आया। और वह चेन याओरांग, वह भी रोज कचहरी जाता है। यह सिर्फ मोटे चेन का हथकंडा है। घबराओ मत, इस बर्फ को देखो, गिरने के बाद रुक ही जाती है। उसके बाद बादल छंट जाएंगे और उजाला दिखेगा। तुम फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं एक सिविल अधिकारी हूं। तुम्हारे सैन्य मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन यह तांग परिवार कैसा घटिया घराना है। तुम तांग पिता पुत्र के साथ क्यों उलझे हुए हो? यह राजकुमार का पद क्या तुम्हें अब भी चाहिए? अगर तुम नहीं चाहते तो मैं यह लोचेन का प्रशासक बन जाऊंगा। बस स्पष्ट कह दो। तुम बेहतर घर जाकर खबर का इंतजार करो। यह पुस्तक अनुबंध जला दो। फिर क्या, तांग परिवार से किसी भी तरह का संबंध मत रखना। अगर वह तांग पिता पुत्र हिम्मत दिखाए तो मैं उसे फूडे आने दूंगा मुझसे मिलने। यह मामला तुम्हारी तरह नहीं सोचा उतना जटिल नहीं। हम दोनों 10 साल से जुड़े हैं। मेरा गोंग वांजुन का चरित्र क्या तुम नहीं जानते? बिल्कुल इसलिए कि मैं जानता हूं। मैं तुम्हारे गोंग परिवार को छोटी बातों में नहीं फंसने दूंगा। तेरा करियर बर्बाद हो गया। अगर वो तांग परिवार का लड़का न होता, नाल का मामला छुपाना पड़ता। मैं तो सच में वो नाल तेरे मुंह पर मारना चाहता हूं। यह सब क्या मामला है? बस एक बार कल मैं स्वयं तांग परिवार के चरागाह पर व्यक्तिगत रूप से जाऊं। पुस्तक अनुबंध की प्रतीक्षा करो। समाप्त। मेरा गोंग परिवार और तांग परिवार अब कोई संबंध नहीं रहा। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? यह सिर्फ लकड़ी और सुअर की बात नहीं है। चाहे वो तुम्हारा गोंग परिवार हो या फिर सेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वो यह है कि यह घटना हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम्हारा गोंग परिवार, अपना ख्याल रखना। हम महाराज, पर सेनापति महोदय, तो इसमें जरूर कुछ राज है। बस महल के सेनापति ने एक शब्द भी नहीं कहा। यह मुझे बहुत क्रोधित करता है। मेरे विचार से तो वह तांग यूं ही है। वह इधर उधर कूद रहा है। महोदय, उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। महोदय की दृष्टि बहुत तीक्ष्ण है। स्वतंत्र निर्णय लें। कुछ दिन पहले तुम मुझसे मिलने आए थे। तांग परिवार के पशुधन फार्म के बारे में तुम्हें अच्छी जानकारी है। न केवल प्रमुख व्यक्ति का नाम, यहां तक कि किताब का अनुबंध भी। चरागाह के पूर्वी हिस्से की लकड़ी की झोपड़ी में रख दो। इतना गोपनीय मामला। यह भी पता लगा लिया। कुमार चेंग, यह अधिकारी पूछना चाहता है, क्या आप निजी दुश्मनी का बदला सार्वजनिक तौर पर लेना चाहते हैं? महोदय, यह गलतफहमी है। छात्र की हिम्मत नहीं है। छात्र बस तांग यून को नाराज नहीं करना चाहता। वो नीच किस्म के लोग सेनापति के सम्मान को कलंकित कर देंगे। कार्यालय वापस चलते हैं। जेलर को साथ ले लो। चरागाह पर चलो। अनुबंध छीनो और नष्ट कर दो। जबरदस्ती छीनना। लेकिन महोदय, आप एक सिविल अधिकारी हैं। तांग परिवार एक कुलीन परिवार है। अगर आप लो शहर मेरे बिना रह सकता है। प्रीफेक्ट लियूशु, लेकिन दक्षिणी सेना, लेकिन गोंग वांजुन के बिना नहीं रह सकते। यह महान सेनापति शिष्य महोदय का सम्मान करता है। शिष्य महोदय के साथ जाना चाहता है।
बल्कि स्वयं जाकर वह पुस्तक अनुबंध छीन लूं, नष्ट कर दूं, ताकि महोदय इस मामले से अलग रह सकें। कृपया। और तांग परिवार के तांग युन से भी विनती है, कृपया तांग परिवार को बर्बाद न करें, कृपया दक्षिणी सेना को बर्बाद न करें, कृपया राज्य प्रशासन को बर्बाद न करें। यदि तुम जिद करके लकड़ी और सुअर राज्य प्रशासन को बेचोगे तो हम सब लॉस एंजल्स के लाखों निवासियों की ओर से मैं तांग परिवार के द्वार पर घुटने टेकता हूं। हाँ, ठीक यही बात है। बिल्कुल सही, हमें यहां घुटने टेकने होंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं तो बस चाहता था कि दक्षिणी सेना को मांस मिले। मैंने तो पैसे भी नहीं कमाए। आखिर क्यों हैं लोग जो अफवाहों पर विश्वास करते हैं? इस दुनिया में क्या अच्छे इंसान बनना असंभव है? हाँ, लोग एक डाकू पर विश्वास नहीं करना चाहते जिसका नाम झांग मुझी है। वे केवल विश्वास करते हैं झांग माजी, चेहरे पर माजी। युवराज, आप इन दुष्ट लोगों से न पड़े। यह सब चेन याओरान ने किया है। आप आदेश दीजिए, मैं अपने आदमियों के साथ उसे काम तमाम कर देता हूं। दवाई सीखकर लोगों को नहीं बचाया जा सकता। अच्छा काम करो, अच्छा फल नहीं मिलेगा। अब पूरा शहर युवराज को कोस रहा है। राजपरिवार ने शुरू से अंत तक एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि यह तो सहमति से हुआ था। समझौता पत्र भी बन चुका था, लेकिन वह बहरी बन गई। क्योंकि इस दुनिया में मुझे एक अच्छा इंसान बनने की इजाजत नहीं है, तो फिर मैं एक बुरा इंसान बनूंगा। उजी, तुम खेत के बड़े सुअरों को सुअरबाड़े से बाहर निकालो, शहर में ले जाओ और गोम परिवार के दरवाजे पर पहुंचाओ। सुअर हमें नहीं चाहिए, मुफ्त में गोम परिवार को दे दो। आज के बाद हम तांग परिवार की हर खोज गोम परिवार से बिल्कुल अलग होगी, और वे भी मांगने नहीं आ सकते। हम एक पैसे का भी फायदा नहीं उठाएंगे। हाँ युवराज, बड़ी मुसीबत है। प्रांतीय न्यायाधीश लियू, वे लोग घुड़साल में घुस आए हैं, और वह चेन याओरान भी है। उसने अनुबंध छीन लिया है। जल गया। क्या पक्का है कि यह प्रीफेक्ट लियू शू है? हाँ, अधिकारी का वस्त्र पहने हुए है। छोटे मालिक, अब और सहा नहीं जाता। वह हमारे टैंक परिवार को, क्या तुम मुझे कोमल आलू समझते हो? और तुम्हारे अध्ययन कक्ष में घुस आए, किताबों के अनुबंध जला दिए। वह अभिजात वर्ग को चुनौती दे रहा है। वह अपनी यह पदवी नहीं चाहता। बहुत अच्छा, चलो उससे मिलते हैं। महाराज, किताबी अनुबंध मिल गया है। जला दो, इन सभी को जला दो, मेरे युवराज के आदेश हैं। महाराज, हालांकि विद्यार्थी का यह कृत्य अनुचित प्रतीत होता है, किंतु मेरा चेन परिवार सेनापति महोदय का सर्वाधिक सम्मान करता है। अगर तांग परिवार ने पूछा तो मैं अकेला जिम्मेदार रहूंगा। क्या तुम सच में मुझे मूर्ख समझते हो? तुम्हें नहीं पता कि लो शहर की अफवाहें तुम्हारे द्वारा फैलाई गई हैं। तुम राज परिवार से संबंध जोड़ना चाहते हो और तांग परिवार से नफरत करते हो। शादी का अनुबंध जला दिया गया है। चलो। छात्र ने जेफू महोदय को प्रणाम किया। मैं पूछ सकता हूं जेफू महोदय, समझते हैं कि क्या कहलाता है शाही महल से पुरस्कार? लगता है कि श्रीमान लियू नहीं समझते। यह शाही महल से मुझे दिया गया है, तांग परिवार की जागीर। तुम लोगों ने हमारी तांग जागीर में घुसपैठ की है। हमारे तांग परिवार के हजारों सिल्वर टिकट जला दिए। इसका क्या मतलब है? बकवास बंद करो। मैंने सिर्फ किताबें और दवाएं जलाई हैं। हजारों सिल्वर टिकट कहां से आए? तांग यून, मैं तुम्हारे पिता के साथ व्यवहार कर चुका हूं, एक बार नहीं। तुम्हारा टैंग परिवार कैसा है मैं सबसे अच्छा जानता हूं। फिर क्या? मैं और तुम्हारा टैंग परिवार एक दूसरे से दूर रहें, इसलिए टैंग परिवार लालच बुरी बला है। अब तुमने राज परिवार को निशाना बनाया, और फिर दक्षिणी सेना को, और उसके बाद क्या तुम सचमुच सोचते हो कि लो शहर में तुम्हारे तांग परिवार को कोई नहीं रोक सकता? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हारे तांग परिवार को नहीं हरा सकता? क्या कोई चारा नहीं है? राज परिवार की बड़ी रानी, तुम्हें दिया था 100 गांठ चांदी का हुंडी, मानो भिखारी को खदेड़ रहे हो।
तुम्हारे तांग परिवार के पिता और पुत्रों का यह रवैया जल्द ही बड़ी आफत लाएगा। उस समय तो फिर मुझ अधिकारी को दोष मत देना। यह क्या है? तुम यह प्रशासक, क्या यह बिजली के खंभे से खरीदा गया है? बेशक यह लकड़ी का सुअर है। क्या यह यिप मैन है? लकड़ी का सुअर? लकड़ी का सुअर इतना मोटा कैसे हो सकता है? इतना इतना? अरे बाप रे! यह कैसे जंगली सुअर हो सकता है? यह तो तुमने इसे कैसे पाला? इसका मांस इतना कसावदार है। तेरा इसमें क्या जाता है? यह तेरा है भी नहीं। कैसे जेफू महोदय मेरे अध्ययन कक्ष को जला दिया? क्या अब मेरे चूल्हे का सुअर भी हड़पना चाहते हैं? क्या सिंहासन पर नजर गड़ाए बैठे हैं? क्या सम्राट को भी गद्दी छोड़नी पड़ेगी ताकि आप बैठ सकें? आप महोदय, महोदय आपको क्या हुआ है? श्रीमान चेन सुअर पालन नहीं जानते। क्या आपने सुअर का मांस खाया है? आम लोग ही यह चीज खाते हैं। प्यारी सी जान, अब तो तुम गए। अरे कोई है? सभी सुअरों को सुअरशाला में ले जाओ। तुम में से कोई भी पास नहीं आएगा। राजकुमार तांग, तुम यह इतना मोटा सुअर कैसे पाला है? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं तुम इसे राज परिवार को बेचने वाले हो? ये सारे मोटे सुअर ही हैं। दाम क्या है? कितने का है? 300 का एक। क्या यह बाजार भाव नहीं है? 300? तुम्हारे तांग परिवार के सुअर चारों खुर मोटे हैं। स्वभाव शांत है, मोटा ताजा और तंदुरुस्त, मांस कसावदार और सख्त है। यह सिर्फ 300 में कैसे बिक रहा है? यह तो नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। इसीलिए तो मैंने गोंग परिवार के साथ लंबे समय का लीज अनुबंध तय किया है। अभी पालना घाटे का सौदा है, लेकिन एक बार सेना को लंबे समय तक आपूर्ति तय हो जाए तो बड़े पैमाने पर पालन लागत कम कर देगा। उस समय हालांकि कम कमाई होगी, लेकिन नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने मुझे बताया सेना में मांस नहीं मिलता। हालांकि मैंने कभी सेना में सेवा नहीं की, लेकिन मेरे पिता ने की थी, इसलिए मैं जानता हूं सेना की सच्चाई कैसी होती है। महोदय, इसकी बातों में मत आइए। यह व्यक्ति बहुत धूर्त है। यह सैनिकों की चिंता क्यों करेगा? सेना में सेना। प्यारे चुप रहो। महोदय आप यह श्रीमान तांग, यह अधिकारी, अरे नहीं, यह बूढ़ा अदालत की ओर से आपसे समझौता करता है। जब मैंने नई दवा पर हस्ताक्षर किए थे, मेरे इस चरागाह में बहुत सारे जंगली सुअर हैं, लेकिन वे सुअर सेना को बेचना लोगों को ठगने जैसा है। हाँ हाँ हाँ, सही सही सही। राजकुमार तांग आप बहुत उदार हैं, इसलिए मैंने 1 महीना और बढ़ाया है ताकि किसानों को मोटा करना सिखा सकूं। सुअर पालन कैसे करें? हाँ 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 मिस्टर तांग आप बहुत उदार हैं, लेकिन किसी कारण से गोंग परिवार ने अचानक अपना मन बदल लिया। यह दीर्घकालिक प्रकाशन अनुबंध केवल 3 अंकों की आपूर्ति में बदल गया। अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। श्रीमान तांग, महान उदारता। कुछ दिन पहले ये 3 किश्तें फिर 1 किश्त बन गई हैं और सिर्फ 200 सुअर बिकेंगे। इस तरह का सुअर का मांस 300 वेन तो दूर, मुड़ते ही 500 वेन में बिक जाएगा। सब कुछ मांग से ज्यादा है। तांग यून को बाप भी कहना पड़ेगा मिट्टी में, चूंकि गोंग परिवार अपना वादा तोड़ रहा है। क्या मैं खुद ही अपनी इज्जत गिरवी रखूं? हाँ 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 बिल्कुल सही। हाँ हाँ तांग महोदय। भैया, गाओ, थांग कुमार, यह सब एक गलतफहमी है। मैं अभी अभी सेनापति के महल में पहुंचा हूं। वांग जुन यह बूढ़ा दुष्ट, बूढ़े सेनापति, आपकी तारीफ करने वाला, उसने कहा मान लो मेरी भलाई कुत्ते को खिला दी गई। वादे से मुकरना तो एक बात है, लेकिन एक आदमी भी ले आया मेरे तांग परिवार के इलाके में और अनुबंध जला दिया। अब फिर मुझसे कह रहे हो सुअर का मांस सेना को बेचना जारी रखो? क्या तुम मुझे नीच समझते हो? छोड़ो भी। गोंग वानजुन, तुम्हारी बातें झूठी हैं, लेकिन मैं अपने वादे का पक्का हूं। चूंकि उसने कहा है कि सिर्फ 200 सुअर चाहिए, तो बाकी का पैसा मुझे नहीं चाहिए। बस कुत्ते को खिला दिया समझो। वैसे भी अब पालना संभव नहीं है। अरे, इतना अच्छा सुअर क्यों नहीं पालते? ऐसे सुअर का मांस कैसे नहीं पाल सकते? पालन रिकॉर्ड सब जल गए हैं। सुअर कैसे पाले गए थे? मोटा कैसे हो गया? अनगिनत बार असफल रहा, हजारों सिक्के लगा दिए, हर छोटी बात, किताब का अनुबंध भी जला दिया।
तू बकवास बोल रहा है। मैंने बस किताब का अनुबंध जलाया है। चेन याओरान, मैं तेरी कुत्ते जैसी जान ले लूंगा। अरे बाप रे। मैं पूछता हूँ राजकुमार तांग, जली हुई सुअर पालन की पुस्तक क्या वह वापस मिल सकती है? केवल आधी ही वापस मिल सकती है। अरे, मैं पूछता हूँ राजकुमार तांग, बॉन्ड, वह आधा हिस्सा कैसे वापस पाया जाए? मैं उसे वापस क्यों लाऊं? क्या मैं बहुत नाटकीय लग रहा हूं? आह, सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। महाशय लियू को देखकर पहचाना जा सकता है, फिर भी तुम्हें इसका ज्ञान है। 300 सिक्कों में इतना मोटा सुअर पालना कोई मुनाफा नहीं। फिर भी मैं पालूंगा, क्योंकि यह सेना की आपूर्ति के लिए है। और अब देखो, शहर में हमारा टैंक परिवार बिल्कुल चूहे की तरह हो गया है। हर कोई मारना चाहता है। अब तक 13 लोग बचे हैं। मेरे टैंक हवेली के दरवाजे पर घुटने टेके हुए हैं। क्या यह साबित नहीं करता कि मैं नीच हूं? हाँ, यह इस बूढ़े की निगरानी में चूक है। मैं बूढ़ा चेन याओरान हूं। यह प्यारा बच्चा धोखा खा गया। आहू, जी हाँ, मैं यहाँ हूँ। सुबह क्या खाया था? ब्राउन सॉस वाला मीट। सब खत्म हो गया। नहीं, बहुत चिकना है। दोपहर के लिए बचा रहा हूं। ठीक है, तो बचे हुए खाने को गर्म कर लेते हैं। महाराज लियू दूर से पधारे हैं। मैं महाराज लियू को भोजन का निमंत्रण देता हूं। ठीक है। कितना सुगंधित है। यह चीज आम लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन है। सेना के लिए भी यह उत्तम आहार है। इसे रोटी के साथ खाया जा सकता है या दाल में डुबोकर भी खा सकते हैं। इसमें तेल खूब है, सुगंध फैल रही है। सुअर का मांस चिकनाई से भरपूर है। अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे बढ़िया बात यह है, एक सुअर सिर्फ 300 कैशे का है। बिल्कुल सही। अगर एक गुआन में बेचा जाए, यानी एक मोटा सुअर खरीदना, 500 में बेचो, 500 कैशे में बेचो। स्वाद बहुत अच्छा है। 300 का है। यह दुनिया का सबसे बढ़िया स्वाद है। मैंने अभी कहा था, सुअर पालने का रिकॉर्ड सिर्फ आधा ही वापस मिलेगा। कृपया स्पष्ट करें महोदय, बाकी बची आधी राशि कैसे वापस मिलेगी? राजपरिवार, ठीक है, उधार। महोदय, मुझे एक बड़ा सुअर उधार दीजिए। लेकिन मिस्टर लियू भी जानते हैं, यह 300 सिक्कों वाला सुअर मेरे लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। भले ही पैमाना बढ़ा दूं, फिर भी बहुत मुश्किल है। 300 कैश में एक सुअर। मिस्टर तांग, आप मेरे भाग्य हो। लेकिन अगर आप एक कैश में बेचते हैं तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं पारिवारिक शिष्टाचार भूल जाऊंगी। सेना का पैसा मैं नहीं कमाना चाहती, लेकिन दूसरों का पैसा मुझे कुछ कमाना तो है ही। देखो, बाहर बर्फ रुक गई है। बर्फ तो रुक ही जाती है। अब जब बर्फ रुक गई है तो यह बड़ा साहब शहर वापस जा रहा है। एक सुअर ले लो। याद रखना, मैं इस हवेली में आने के बाद ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं खुद इस सुअर को शहर में लेकर जाऊंगा। महोदय, आप बहुत बुद्धिमान हैं। अरे, यह हवा और बारिश की आवाज भी थम गई है और मैं अपना करार पूरा करने जाना होगा। इतना बड़ा सुअर कहां से आया? इतना मोटा कैसे हो गया? यह तांग परिवार के बड़े बेटे का पालतू सुअर है। किराए का अनुबंध 1 महीने पहले ही साइन हो चुका है। तुम्हारा गोंग परिवार क्या एक व्यक्ति भी नहीं भेज सकता था तांग परिवार के चरागाह में जाकर देखने के लिए? पहले तो तय हुआ था सेना को लंबे समय तक मांस की आपूर्ति होगी। अब 3 किश्तों में बदल दिया गया है। 3 किश्तें अब 1 किश्त हो गई हैं। 1 किश्त भी घटाकर सिर्फ 200 सुअर कर दी गई है। यह सचमुच मुझे क्रोधित कर रहा है। क्या तुम जानते हो, इतने बड़े मोटे सुअर की तरह दाम कितना है? कितना? 300 वेन। 100 वेन, बस 300 वेन। क्या? तांग परिवार के लड़के की किताब में आपूर्ति का मांस सभी इतने मोटे चराई वाले सुअर हैं? हाँ, प्यारी बच्ची का हाँ, इतना बड़ा फायदा। वह तांग साहब चांदी के नोट लेने से चूक गए। तुम लोगों को पीटने आऊंगा। दक्षिणी सेना के भालू जैसे चेहरे। तुम्हारा गोंग परिवार अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं करता।
श्रीमान तांग, यह जंगली सुअर इतना मोटा कैसे हो गया? पता नहीं, बस इतना पता है कि बहुत पैसा लगाया है और बहुत मेहनत भी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सैकड़ों सुअर, एक भी दुबला पतला नहीं। खाना बनाने में इस्तेमाल होने पर इसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। इसका फायदा बहुत ज्यादा है। सिर्फ खुशबू ही क्यों, यह तो बिल्कुल लाजवाब खुशबू है। ठीक है, तुरंत इसे स्थायी आपूर्ति में बदल दो। अनुबंध फिर से तैयार करो। आज ही कार्यालय में इसे तैयार कर लो। एक पल की भी देरी नहीं कर सकते। और भी है, श्री तांग सेना के लिए बहुत उपकारी हैं। आजकल शहर में अफवाहें फैल रही हैं। पिताजी, मुझे लगता है आपको अवसर मिलते ही उनके लिए सफाई देनी चाहिए ताकि श्री तांग पर झूठा आरोप न लगे। बिल्कुल सही। हाँ, बात तो यही है। लंबे समय तक, लंबी अवधि का अनुबंध, सेना को लंबे समय तक मांस की आपूर्ति। अनुबंध जला दिया गया क्या? पहले इस अधिकारी ने तांग युवराज को गलत समझ लिया था। मुझे डर था कि सेनापति पर गलत आरोप लगेंगे, इसलिए मैं सैनिकों को लेकर तांग परिवार के पशुधन क्षेत्र में पहुंच गया और जबरदस्ती उस लिखित समझौते को जला दिया। लियू शू, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे कुंबे में आकर मुझ सेनापति को सबक सिखाओ? वह लिखित समझौता तुमने जला दिया। यह सेनापति, यह गुरु, यह सेनापति तुम्हारे पूर्वजों को। राजकुमार तांग अपना वचन निभाने वाले हैं। वह जरूर निभाएंगे। जब तुम वादा तोड़ना चाहते हो तो कहते हो वादा महत्वपूर्ण है। अब फिर से फायदा उठाना चाहते हो, फिर से इज्जत की बात कर रहे हो। सचमुच शर्म नहीं आती? तुझे कुछ पता नहीं है। भले ही मिस्टर तांग मान भी ले तो क्या, शुरुआत में तो तुम ही कहते थे एक बैच में ज्यादा से ज्यादा 200 सुअर। माने शुरुआत में, यह भीतरी बात नहीं जानते हैं। जब तुम लोग इतने लापरवाह हो तो श्री तांग भी ऐसा ही कर सकते हैं। बिना सोचे 200 सुअर दे दो, तभी अनुबंध पूरा माना जाएगा। तुम आखिर किसके साथ हो? न्याय का साथ दो, रिश्ते का नहीं। मंत्री लियू लुओचेंग में हैं। हर कोई आपका सम्मान करता है, वरना मिस्टर लियू निकल जाओ यहां से। वादा तोड़ने वाला यह अधिकारी नहीं है, लेकिन तुमने वह समझौता जला दिया। तू वह कमीना चेन याओरान ही दोषी है। अगर उसने हंगामा न खड़ा किया होता मेरे सामने, बात का सिरा पकड़कर शहर में अफवाहें फैलाईं। ऐसी बात है, तांग परिवार के लड़के को गुस्सा आ रहा है। घोड़े को चेन याओरान तक ले जाओ, उसे अच्छी पिटाई दो। बेटी खुद ही टैंग हवेली में जाकर युवराज टैंग से मिले। उम्मीद है कि स्थिति सुधर जाए। आहू, अंदाजा लगाओ इस गोंग परिवार में कौन आएगा। इस नौकर को नहीं पता, लेकिन मालिक ने बार बार आदेश दिए थे। चूंकि सेना छोड़ दी है, हम तांग परिवार के लोग को गोंग परिवार से दूरी बनाए रखनी चाहिए। लेकिन आप गोंग वानजुन बस एक मंच हैं। मंच? गोंग वानजुन को ड्यूक की उपाधि मिली उसकी वजह से नहीं, बल्कि दक्षिणी सेना की वजह से। दक्षिणी सेना में उसकी बहुत ऊंची प्रतिष्ठा है। तो अगर हम भी दक्षिणी सेना में ऐसी प्रतिष्ठा पा सकें, तभी हमें हमेशा डरते रहने की जरूरत नहीं होगी और सावधानी से दिन नहीं काटने होंगे। चोर से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहना कहाँ तक ठीक है। चोर को हर दिन कैसे रोका जा सकता है? दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी जिंदगी एक अप्रत्याशित घटना के बाद पूरी तरह बदल जाती है। जिसे कभी लोग नजरअंदाज करते थे, वही अचानक एक ऐसी ताकत या अवसर हासिल कर लेता है जो उसे साधारण से असाधारण बना देता है। अब उसके सामने सिर्फ मौके नहीं, बल्कि खतरनाक दुश्मन और गहरी साजिशें भी हैं। और यहीं से शुरू होती है उसकी जबरदस्त यात्रा। लड़के ने बस एक नजर देखा स्नान कर रही महारानी को, और यही उसकी मौत का कारण बन गया। इस पल उसे गहराई से महसूस हुआ, आराम के नाटक में हरम का जीवन गहरे सागर जैसा है। आराम के नाटक में, लेकिन एक आधुनिक समयात्री होने के नाते आराम के नाटक में उसमें जीने की तीव्र इच्छा है। उसमें जीने की तीव्र इच्छा है। जान बचाने के लिए बेहद जल्दबाजी में उसने दावा किया कि उसके पास महारानी के लिए एक बहुमूल्य उपहार है। महारानी की नजरों में वह छोटा ख्वाजासरा सिर्फ एक चींटी के समान था, तो महारानी ने उसे एक मौका दिया। अपनी विश्वासपात्र दासी को उसके साथ खजाना लाने भेजा। लेकिन उस नौजवान के कथित खजाने के बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। यह आधुनिक समाज में हर जगह मिलने वाला इत्र है। पता चला कि जब यह लड़का अभी अभी यहाँ आया था, तो उसने सबसे शक्तिशाली खोजा प्रणाली सक्रिय कर दी।
प्रणाली का पुरस्कार पाने के लिए बस हरम के महत्वपूर्ण लोगों का विश्वास जीतो। बस हरम के महत्वपूर्ण लोगों का विश्वास जीतो और तुम्हें प्रणाली से पुरस्कार मिल जाएगा। और प्रणाली द्वारा दिया गया नया सामान पैक, एक इत्र की बोतल और इत्र बनाने की विधि है। तो उस लड़के ने एक इत्र की शीशी से शुरुआत की, अपने हरम को जीतने का अभियान शुरू किया। यह एक आरामदायक नाटक है और इस समय महारानी की निजी दासी गुयूरुंग लड़के के हाथ में देखकर हैरान थी। उस सुंदर कांच की इत्र की शीशी पर लड़के ने महारानी के साथ संबंध मजबूत करने के लिए उससे ही शुरुआत करने का फैसला किया। आओ, मैं तुम्हें इसका उपयोग करना सिखाता हूं। क्या इस जगह पर भी लगाना है? बिल्कुल, बस इसे समान रूप से लगाओ, तभी इत्र का पूरा प्रभाव आएगा। विश्वास नहीं होता तो सूंघकर देखो, कितनी खुशबू है ना? आराम से नाटक करो, तुम भी नहीं चाहोगी कि बाद में। आराम से नाटक करो, क्योंकि लगाने का तरीका ठीक नहीं है। महारानी द्वारा डांट पड़े। अच्छा, ठीक है, तो फिर ठीक है। गुयूरुंग ने खुद इत्र की खुशबू का अनुभव किया। उसे उस लड़के के प्रदर्शन से बहुत संतुष्टि हुई, इसलिए महारानी को इत्र भेंट करते समय उसने उस नौजवान के लिए काफी अच्छी बातें भी कहीं। महारानी ने ऐसा अद्भुत वस्तु कभी नहीं देखा था। उन्हें नौजवान से काफी स्नेह हो गया, इसलिए उन्होंने उसे महारानी का निजी सेवक नियुक्त कर दिया और उसे चांगचुन महल में रहने की जगह दी, ताकि वह इत्र के अनुसंधान में पूरी तरह लीन रह सके। गुयूरुंग नौजवान को उसके नए निवास स्थान पर ले गई। नौजवान ने गुयूरुंग की मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसे कुछ नई खुशबू सिखाती है। मालिश की तकनीक सीखो। गुयूरुंग की उस लड़के के प्रति सहानुभूति फिर से बढ़ जाती है। लड़के ने सिस्टम पुरस्कार सक्रिय कर दिया। चिकित्सा रत्न संदूक प्राप्त किया। इस समय गुयूरुंग के मुंह से पता चला, राजकुमार पानी में गिरकर सर्दी की चपेट में आ गया है। यहां तक कि राजवैद्य भी लाचार हैं। सम्राट और महारानी इससे बेहद चिंतित हैं। नौजवान को लगा कि उसका मौका आ गया है, इसलिए उसने हिम्मत करके राजकुमार का इलाज करने का फैसला किया। लेकिन अचानक राजवैद्य ने उसे रोक दिया और यूं ही कुंवर जी ने भी बाधा डाली। लेकिन आत्मविश्वास से भरे उस नौजवान ने यह सफलता का मौका कैसे छोड़ सकते हैं। उसकी जोरदार कोशिशों के बाद महारानी और सम्राट ने आखिरकार मान लिया, उसे एक बार कोशिश करने दी जाए। इस समय यात्री युवक के लिए सर्दी जुकाम तो एक मामूली बीमारी है और कोई आश्चर्य नहीं कि उसने बिल्कुल आसानी से राजकुमार का इलाज कर दिया। शांत जुबा, सम्राट बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए उस नौजवान को पुरस्कृत करना चाहते हैं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उस नौजवान ने सारा श्रेय महारानी मां को दे दिया। महारानी मां उस नौजवान की बातों से बहुत खुश हो गईं, इसलिए उन्होंने उस नौजवान को चांगचुन महल का उपप्रबंधक नियुक्त कर दिया। इस अप्रत्याशित आश्चर्य ने नौजवान को अत्यंत आभारी बना दिया, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि महारानी की ओर से और भी पुरस्कार होंगे। छोटे शू, आज तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आज रात तुम मेरी स्नान सेवा करोगे। ओह, मुख्य पात्र का पता चला। महारानी की मेरे प्रति सद्भावना 70% हो गई है। अगर पसंद है, कठिनाई 90 तक पहुंची। आराम से नाटक, प्रेमी बन सकते हैं। आराम से नाटक, विशेष पुरस्कार मिलेगा। कृपया मेजबान प्रयास जारी रखें। प्रेमी, आराम से नाटक सिस्टम, क्या तुम पागल हो? मैं एक खोजा हूं, तुम मुझे प्रेम करने को कहते हो। महारानी, शुरू करो। एक युवक ने महारानी की कृपा पाली और हरम में धूम मचा दी, लेकिन उसका व्यवहार सम्राट के ध्यान में आ गया। दरअसल सम्राट ने दरबार को स्थिर रखने के लिए हमेशा से ही महिला का पुरुष का भेष धारण किया था। अब वह चारों ओर विश्वास पात्रों को तलाश रही है। यह जानकर कि वह युवक शायद एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट है, उसने स्वयं जाकर उसे परखने की तैयारी की। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह युवक पहले ही सिस्टम के पुरस्कार से 50 साल की कुशलता प्राप्त कर चुका है। आराम से ही उसकी मार्शल आर्ट कला मास्टर स्तर तक पहुंचने वाली है। आराम कैफे की सम्राज्ञी खुद को एक उच्च कोटि की मार्शल आर्टिस्ट समझती है। उसे लगा कि वह उस नौजवान को आसानी से हरा देगी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि वह नौजवान उसे इतनी आसानी से पछाड़ देगा और उसका वह राज जिसमें वह लड़का बनकर रहती है, अब जल्द ही उजागर होने वाला है। यह कैसा अस्त्र है जो मेरा हाथ जकड़ सकता है? कहानी के अंत तक वही युवक जिसने कभी अपमान सहा था,
अपनी समझदारी और ताकत के दम पर हर चुनौती को पार कर लेता है। उसके दुश्मन एक एक करके हार जाते हैं और जो लोग उसे कमजोर समझते थे वही अब उसकी इज्जत करने लगते हैं। यह कहानी दिखाती है कि जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है और यही इसका सबसे दमदार संदेश है।